वैल्यू बढ़ेगा। आप यहाँ देखिए स्लोप से डिफ्लेक्शन जा डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये बात आपको दिखेगा। ठीक है, बाकी और कुछ इसमें बताने वाला नहीं है। ठीक है, आपको लिखना और याद करना। क्लियर है दोस्त? यू हैव टू राइट एंड यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है बात? तो डू राइट एंड आई होप यू विल रिमेंबर दीस थिंग्स। चलिए बढ़े आगे, बढ़े आगे। ट्रिक नहीं है वो, जितने ट्रिक है सब बेफालतू ट्रिक है, जितने भी ट्रिक्स है सब बेफालतू के ट्रिक है, आप याद नहीं रख पाओगे और गलती कर जाओगे। तो इट्स बेटर टू प्रैक्टिस, इट्स बेटर टू राइट समवेयर इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल एंड प्रैक्टिस। इफ यू रिमेंबर, याद कर लिए हो, डू राइट, लिखो उसको। ठीक है दोस्त, बोलोगे यार? चलिए, so these are the standard results. Now coming to the sign convention. Sign convention for slope and deflection. देखिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये आपकी बीम है और सम लोडिंग इज देयर, लेट अस से यूडीएल इज देयर। तो आपने एनालिसिस के लिए यू हैव टेकन द सेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दिस इज राइट टू लेफ्ट, राइट? ये आपका राइट टू लेफ्ट होगा, यस और नो? तो अब मेरे दोस्त, मुझे साइन कन्वेंशन किसके चाहिए? स्लोप और डिफ्लेक्शन के लिए चाहिए। तो अगर मैं इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाऊं तो क्या डिफ्लेक्टेड शेप ऐसा ही कुछ होगा? क्या डिफ्लेक्टेड शेप ऐसा ही कुछ होगा? अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सब लोग, इफ आई से ओके, देखिए यहाँ पे, तो मेरा इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स किधर है? लेफ्ट या राइट है? मेरा इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स लेफ्ट या राइट है? बोलो यार, इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। इसको हम लिखेंगे प्लस एक्स और राइट में लिखेंगे हम लोग माइनस एक्स। ठीक है, हमेशा अपवर्ड डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। नाउ मेरे दोस्त, अब अगर मैं कोई टेंजेंट देखूं जो इस क्वाड्रेंट में, तो ये जो एंगल आपका बनेगा ये पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा? मान लो ये आपका टेंजेंट है, तो अगर इस क्वाड्रेंट में कोई एंगल बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा? भैया y बाई एक्स होता है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली यहां बताओ भैया, पॉजिटिव एक्स एलएचएस में लिया है बिकॉज बाय इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स हमने किधर माना है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट माना है, इसलिए लेफ्ट में आपका प्लस एक्स है। प्रशांत, दिस इज पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, आपका एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला थीटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। देन ये वाला थीटा, ये क्या होगा? दोनों पॉजिटिव है तो आपका थीटा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब जरा ऑब्जर्वेशन करो, अगर हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव है? देखो अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, क्लॉकवाइज स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव? देखो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंड एंटी क्लॉकवाइज स्लोप क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज स्लोप क्या होगा? दिस विल बी नेगेटिव। अगर डिफ्लेक्शन अपवर्ड है, अगर डिफ्लेक्शन अपवर्ड है, अपवर्ड डिफ्लेक्शन क्या लेंगे हम लोग? ऊपर जा रहा है, ऊपर पॉजिटिव है, अपवर्ड डिफ्लेक्शन इज पॉजिटिव। एंड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा दोस्त? इट विल बी नेगेटिव। क्लियर है पॉइंट सबको? क्लियर है पॉइंट सबको? लेकिन ये कौन सा केस था जब मेरा डायरेक्शन किधर था? जब मेरा इंक्रीजिंग डायरेक्शन किधर था? राइट टू लेफ्ट था। अब उल्टा कर दे रहे हैं, अब उल्टा कर दे रहे हैं। ये आपका सेक्शन है, दिस इज योर एक्स। नाउ वेयर इज माय इंक्रीजिंग डायरेक्शन? वेयर इज माय इंक्रीजिंग डायरेक्शन? वेयर इज माय इंक्रीजिंग डायरेक्शन? जल्दी बताओगे? यस, इट इज टुवर्ड्स राइट, माय इंक्रीजिंग डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट। देखिए देखिए, तो प्लस एक्स इधर दे दे, माइनस एक्स लेफ्ट में दे दे, प्लस वाई ऊपर दे दे, माइनस वाई नीचे दे दे। अब जरा देखो यहाँ पे, अगर मेरे टेंजेंट प्लस एक्स प्लस वाई में है तो ये वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप विल बी पॉजिटिव। अगर मेरा स्लोप माइनस प्लस एक्स माइनस वाई में, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा, राइट? देन अगर मेरा स्लोप माइनस एक्स माइनस वाई में, तो यहाँ क्या हो गया? हियर द स्लोप विल बी पॉजिटिव। देन नेक्स्ट लास्ट वन, अगर मेरा टेंजेंट जो है वो माइनस एक्स प्लस वाई में लाई कर रहा है तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो कंक्लूजन पे आते हैं, क्लॉकवाइज स्लोप यहाँ पे क्या होगा? क्लॉकवाइज स्लोप, क्लॉकवाइज स्लोप नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज स्लोप, एंटी क्लॉकवाइज स्लोप इज पॉजिटिव। अपवर्ड डिफ्लेक्शन, अपवर्ड डिफ्लेक्शन ये हो गया पॉजिटिव। एंड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन दिस इज योर नेगेटिव। ठीक है दोस्त, यहाँ तक? अब देखेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं फ्री एंड को देखूं तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये जो डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है ये डिफ्लेक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव है? दिस इज नेगेटिव क्योंकि डाउनवर्ड है। यहाँ पे जो स्लोप दिख रहा है ये स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? कमिंग लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, इट इज क्लॉकवाइज, सो इट इज पॉजिटिव। क्लियर है बात? अब अगर हम सेकंड वाले का डिफ्लेक्टेड शेप बनाए तो ऐसे ही कुछ बनेगा, बनेगा क्या? तो अब यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आने वाला है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? डिफ्लेक्शन नेगेटिव। जो स्लोप आएगा
पॉजिटिव या नेगेटिव है? समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? बोलो क्या? यस, चलिए बढ़िया बढ़िया। प्लीज नोट फर्स्ट, प्लीज नोट फर्स्ट। मेरा स्क्रीन बड़ा होने का फायदा ये हो रहा है कि आई कैन यूज द स्पेस प्रॉपर्ली। स्क्रीन साइज बड़ा होने का मुझे फायदा ये दिख रहा है कि मैं स्पेस अच्छे से यूज कर पा रहा हूँ और डिलीवरी टाइम बढ़ गया। मतलब ये है कि यही चीज पहले मैं 2 पेज में पढ़ाता था, वही चीज मैं 1 पेज में पढ़ा रहा हूँ। डन एवरीवन? फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे। हो गया तो बताएंगे सब लोग। कर ही रहे हो? करो 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 करो। सर क्लॉकवाइज मूवमेंट कॉजेस क्लॉकवाइज स्लोप एंड वाइस वर्सा। क्लॉकवाइज मूवमेंट कॉजेस क्लॉकवाइज, अगर सिर्फ मूवमेंट लगाया तब, अगर सिर्फ मूवमेंट लगाया तब, अगर सिर्फ मूवमेंट लगाया तब, अगर मूवमेंट नहीं लगाया फिर नहीं। और वो भी उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे मूवमेंट आपने लगाया है, वो भी उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपने मूवमेंट लगाया है। हो गया भाई? और वेट करा लो। डन? अभी बाकी बता दोगे? डन? बढ़ सकते हैं सर आगे? बढ़ सकते हैं आगे? परमिशन है आपकी? आइए सर आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब इतना ट्रेलर देखने के बाद एंटर करते हैं किसमें? मेथड्स टू डिटरमाइन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। मेथड्स टू डिटरमाइन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या क्या मेथड है यार? क्या क्या मेथड है? बताओ क्या क्या आप जानते हो, बचपन में कितना पढ़े हो? देखिए जरा कितने लोग बचपन में क्या क्या पढ़े, बताओ तो जरा क्या क्या मेथड्स है? डबल इंटीग्रेशन, ओके, और डबल इंटीग्रेशन, और बताओ? डबल इंटीग्रेशन सबको याद होगा क्योंकि कॉलेज में क्वेश्चन पूछता है। हाँ, मकाले नहीं होता, मकौले होता है। मकौलेज मेथड, और बताओ? यूनिट लोड मेथड, ठीक है, और बताओ? स्लोप डिफ्लेक्शन नहीं, तुम स्ट्रक्चर में चले गए। मोमेंट एरिया मेथड, गुड। एरिया मोमेंट, मोमेंट एरिया, ओके। सुपर पोजिशन, ओके। मैक्सवेल रेसिप्रोसिटी, बिट्टीज नहीं होता, बेटीज थ्योरम होता है। और एक और थ्योरम मिस कर रहे हो आप लोग, कॉन्जुगेट बी मेथड, वेरी गुड वेरी गुड। क्या क्या मेथड है यार? सबसे पहला है अपना डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड। अबे सबर करो, मैंने क्या बोला? क्या मैं सिर्फ गेट के लिए पढ़ा रहा हूं? मकॉलेज मेथड। थर्ड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। स्ट्रेन एनर्जी मेथड, या इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट लोड मेथड। यूनिट लोड मेथड। फोर्थ, वी हैव एरिया मोमेंट मेथड या मोमेंट एरिया मेथड, कहीं लिखा होता है एरिया मोमेंट मेथड। फिफ्थ, कॉन्जुगेट बी मेथड, कॉन्जुगेट बी मेथड। सिक्स्थ, सुपरपोजिशन। सेवेंथ, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। एंड एट, बेटीज थ्योरम। एट इज योर बेटीज थ्योरम। तो ये 8 है। क्या सर हमको आठों पढ़ना है? क्या सर हमको आठों पढ़ना है? आंसर इज यस, आपको आठों पढ़ना है। यू हैव टू रीड ऑल इट। ठीक है, गेट में डबल इंटीग्रेशन से सवाल नहीं आएगा, बट पॉइंट क्या है ना, अब एमएसक्यू का टाइम है ना, तो हो सकता है कि कोई थ्योरेटिकल पार्ट डबल इंटीग्रेशन का पूछ दे। आपको कैलकुलेट करने नहीं आएगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, लेकिन डबल इंटीग्रेशन का जो थ्योरी है, क्या उससे रिलेट करके कोई पूछ सकता है? जो डबल इंटीग्रेशन का थ्योरी है, क्या उससे रिलेट करके पूछ सकता है? एकदम पूछ सकता है। तो इसीलिए एक ही बात में बोलूंगा, छोड़ के कुछ नहीं जाना। इज इट क्लियर? छोड़ के कुछ भी नहीं जाना। एग्जाम में आ गया तो मेरे को ब्लेम मत करना सर, आपने बोला था सर ये तो नहीं आएगा, क्योंकि मैं कभी ऐसा बात बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि गेट इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है ना। ये ऐसी में मेंस में डायरेक्टली बोल देता है कि सॉल्व बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेगा। इवन आप स्टेट एग्जाम में जाओगे वहां भी ऐसा होता है, मुझे पता करके रखो। हमने क्या बोला यार, पढ़ना एक बार है। बहुत बार क्या करें बच्चे लोग, क्या करते हैं कि एक बार सॉल्व इस बार पढ़ लिया, अगली बार फिर पढ़ेंगे, फिर अगली बार पढ़ेंगे। यार मेरे को एक बात बताओ, मैं एक बात बहुत सिंपल बताऊं, क्या नोट्स बदल जाएगा समय के साथ? क्या नोट्स बदल जाएगा? जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, एक साल बाद क्या नया आ जाएगा कुछ? नोट्स बदलता नहीं है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। एंड दैट मॉडिफिकेशन आई थिंक जो बच्चा एग्जाम लिख रहा है ना, उसको समझ में आ जाता है कि यार कहां पे मॉडिफिकेशन होगा।
क्योंकि उसको समझ में आता है कि यार ये पार्ट कुछ नया आया था, तो हो सकता है सर इसमें कुछ नया करेंगे, ये चीज बताने के लिए। समझा? और कुछ नहीं होता है, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, पहले मेथड की तरफ बढ़े हम लोग। नोट हो गया होगा ना? नोट हो गया था ना सबका? या तुम्हारा जवाब बहुत कम दे रहे हो, बहुत धीरे दे रहे हो। चलिए, तो पहले मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अपना क्या है, डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो अब इस मेथड में थक गए, क्या करिए भाई साहब, तुम थक गए, आज ज्यादा लिख लियो इसलिए थक गए। आज ज्यादा लिख लियो इसलिए थक गए हैं? लिखने से भी कोई थकता है भाई, लिखने से भी कोई थकता है, गजब बात करते हो यार। इतना जल्दी बुढ़ा गए हो बे, इतना जल्दी बुढ़ा गए हो। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है तुम बोलो कि सर सुबह उठे इसलिए थक गए जल्दी, एक बात बताओ, सुबह तुम उठे क्या तुम्हारे दिन में तुमको समय ज्यादा मिला? जो लोग सुबह जल्दी उठे हो, क्या आपको पूरे दिन में थोड़ा समय ज्यादा मिला? क्या तुमको ऐसा लगा कि यार मेरे को लगता है टाइम नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा जल्दी उठ जाए तो मेरे को समय मिल जा रहा है? और 6 घंटे की नींद मोर देन इनफ होती है, 6 घंटे की नींद मोर देन इनफ होती है। हाँ? सही बात है, सही बात है, नहीं बात है? चलिए देखिए, आप इतना जल्दी बुढ़ा जाओगे, अभी तो साले 20-22 के एज में हो अभी तुम। हाँ, अभी तो 20-22 के एज में हो तुम लोग, अभी बुढ़ा गए तो जब तुम्हारा उम्र 40 होगा तब क्या होगा तुम्हारा? है? ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन मेथड कैसे करते बताएंगे, पहले ये यूज कब करेंगे। इट विल बी यूज्ड व्हेन द बीम इज प्रिज्मेटिक। जब बीम प्रिज्मेटिक होगा तभी इस मेथड को यूज कर सकते हैं। प्रिज्मेटिक मतलब, प्रिज्मेटिक मतलब, प्रिज्मेटिक मतलब इट कैन बी यूज्ड, यस, ओनली व्हेन, यस, ऑल साइड से मुंह तोड़ देंगे, ऑल साइड सेम नहीं होता, बी क्रॉस सेक्शन आपका सेम होता है थ्रू आउट द लेंथ, ओनली व्हेन बीम इज प्रिज्मेटिक। नॉन प्रिज्मेटिक के लिए आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, इट कैन नॉट बी यूज्ड, ऐसे लिखो बेटा, इट कैन बी यूज्ड व्हेन बेंडिंग इक्वेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द बीम। अब इसका क्या मतलब है बताते हैं, कांस्टेंट थ्रू आउट द बीम। अब इसका क्या मतलब है समझाते हैं। बेंडिंग इक्वेशन इज सेम, जैसे अगर मान लो मेरा सिंपली सपोर्टेड है और सिंपली सपोर्टेड पे मैंने यूडीएल लगाया, तो अगर मुझे किसी भी सेक्शन पे बेंडिंग इक्वेशन लिखना है तो ये एक्स दूरी हम लेंगे, यहां पे मेरा रिएक्शन आएगा, तो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम क्या आपका बेंडिंग इक्वेशन वही रहेगा एक्स के टर्म में? आप कहीं भी सेक्शन कट करो, क्या आपका बेंडिंग इक्वेशन वही रहने वाला है? भाई बेंडिंग इक्वेशन क्या है समझो यहाँ पे, जैसे मान लो एक्स दूरी पे ये डब्ल्यू है, लेट अस से दिस इज डब्ल्यू, लेंथ एल का था, तो ये डब्ल्यू एल बाई 2 हो गया। अगर आप बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स बात कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये लिखोगे ना यार, ये लिखोगे। आप किसी भी सेक्शन पे बात करो, क्योंकि एक्स इज द वेरिएबल, आप किसी भी सेक्शन पे बात करो क्या बेंडिंग इक्वेशन यही रहने वाला है? आप किसी भी सेक्शन पे बात करो क्या बेंडिंग इक्वेशन यही रहने वाला है? लेकिन अगर मान लो हमने पॉइंट लोड लगाया, बीम पे हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लोड लगा दिया, बीम पे हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लोड लगा दिया। सो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस पॉइंट लोड माय डियर फ्रेंड, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये मेरा पहला सेक्शन था, सेक्शन S1 तो यहां मेरा बेंडिंग इक्वेशन क्या होगा, ये मेरा लोड है P by 2 PH। व्हाट विल बी द बेंडिंग इक्वेशन एट द सेक्शन S1 सब लोग बताओ, व्हाट विल बी द बेंडिंग इक्वेशन एट द सेक्शन S1 बताएंगे सब लोग। गुस्साने वाला बात कर देते हो यार, S1 में बात कर रहे हैं जो S दूरी पे है। आई एम नॉट टॉकिंग एट द सेंटर माय डियर फ्रेंड, आई एम नॉट टॉकिंग एट द सेंटर बेटा। ये देखो PLX by 2 कहां से आते हैं ये लोग, यही होगा ना, यही होगा। अब अगर मैंने सेक्शन बदला, अब जब सेक्शन बदलेंगे मेरे दोस्त तो दूरी, जब हम कंपैरिजन करेंगे तो बेस तो सेम रखेंगे ना, तो अपना बेस लेफ्ट टू राइट ही रखा है। अब अगर हम बेंडिंग मोमेंट एट H2 रखेंगे तो यहां क्या लिखोगे, यहां क्या लिखोगे, बोलो, ये लिखोगे क्या, पहले P by 2 into X माइनस P into X माइनस L by 2, ये दूरी समझ में आ गया, PL by 2 नहीं, ये दूरी निकालना है, तो ये आपका ऑलरेडी L by 2 था, ये X है सजय। तो हमने बोला बेंडिंग इक्वेशन थ्रू आउट सेम होना चाहिए, तो अगर पॉइंट लोड है तो क्या बेंडिंग इक्वेशन थ्रू आउट सेम है, तो अगर पॉइंट लोड है क्या बेंडिंग इक्वेशन थ्रू आउट सेम है। सिमिलरली अगर मान लो कंसंट्रेटेड मोमेंट है, अगर मान लो कंसंट्रेटेड मोमेंट है समवेयर एनीवेयर, सेंटर पे ले लेते, तो व्हाट इज माय रिएक्शन, M by L है ना मेरे दोस्त। सेक्शन 2 ले रहे हम लोग, एक लेफ्ट में एक राइट में, x इज अ वेरिएबल, ये मत बोलना सर x तो सेम आपने लिख दिया, ये x वेरिएबल है, ठीक है ना। हाँ, तो बेंडिंग मोमेंट एट x1 क्या लिखोगे, माइनस ऑफ M by L into x, और बेंडिंग मोमेंट एट H2 क्या लिखोगे, माइनस ऑफ M by L into x प्लस M। तो अगेन यहां पे भी आपका क्या हुआ, बेंडिंग इक्वेशन वैरी कर गया, अगेन यहां पे भी क्या हुआ आपका बेंडिंग इक्वेशन क्या हो गया, वैरी कर गया। तो इट कैन बी यूज्ड व्हेन द बेंडिंग इक्वेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द बीम, दैट इज इट कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड मोमेंट
is acting over the beam span. Is the point clear to everyone? Is the point clear to everyone? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? जल्दी नोट करेंगे, अगर बात क्लियर है तो फटाफट नोट करेंगे. प्लीज नोट फास्ट. एक क्वेश्चन करेंगे, डबल इंटीग्रेशन मेथड आज हम खत्म कर देंगे. जो कंप्लीट द डबल इंटीग्रेशन को क्वेश्चन लगाना है. क्या हो गया विकास बाबू? क्यों रो रहा है? किसकी याद आ रही है? किसकी याद आ गई? कौन छोड़ के गई थी तुमको? है नानी याद आ गई? आज मेहनत ज्यादा कर लिए हो, आज मेहनत ज्यादा कर लिए हो. कोई बात नहीं, आज ज्यादा मेहनत की तो अच्छी बात है ना, आगे और मेहनत करेंगे. कोई भी चीज आसानी से मिल जाती है क्या? कोई भी चीज आसानी से मिल जाती है क्या? हाँ, हमको दिखता है वो रातों रात अमीर हो गया, हमको दिखता है उसका रातों रात लक काम कर गया और उसका कुछ हो गया. रातों रात कुछ नहीं होता है. कितनी रात वो नहीं सोया होगा उस रातों रात अमीर बनने के लिए, ये आपने कभी देखा ही नहीं होगा. कितनी रात वो नहीं सोया होगा, तब जा जाए उस लेवल पे. आज हम वेट करते हैं ना, धोनी आ रहा है एक छक्का तो मारेगा, है ना. जब हम बोलते हैं ना मैच है भाई, सीएसके का मैच है या इंडिया का मैच है, जब भी कोई मैच होता था हमेशा क्या सोचते हैं, धोनी आ जाए एक छक्का तो मारेगा. ये मन में सोच होता है ना, या धोनी फिनिश करेगा तो 6 से फिनिश करेगा. तो क्या लगता है वो क्या आते ही उसके पास इतना रिदम है कि 6 मार देगा भाई? 43 एज में आके उसका, आप भी जान रहे हो कि भाई जो रिफ्लेक्सेस है वो तो बहुत स्लो डाउन हो गया होगा. तो अगर वो आते ही मार पा रहा है, क्या रीजन है? अगर वो आते ही मार पा रहा है तो क्या रीजन है? बोलो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? प्रैक्टिस. अभी रिसेंटली मैं सुन रहा था कि वो डेली 3 घंटा प्रैक्टिस करते हैं कि 15 या 10 बॉल अगर मेरे को फेस करना पड़े तो उसमें 5 छक्का कैसे लगा दूं या 6 छक्का कैसे लगा दूं, उसके लोग प्रैक्टिस करते हैं 3-3 घंटा 4-4 घंटा. हमको दिखता है कि वो 5 मिनट या 15 मिनट के लिए खेलने आया या 5 बॉल 15 बॉल के लिए खेलने आया, लेकिन उस बॉल में सोचो छक्का भी मार देता है. वो क्यों मार पाते हैं? कारण क्या है भाई? प्रैक्टिस है. बैक एंड पे वो 3-3 घंटा 4-4 घंटा डेली प्रैक्टिस कर रहा है वो, तब जाके मार पा रहे हैं. और चेन्नई की गर्मी में, जो बच्चे चेन्नई रहे हो या उस लीग को जानते हो, अभी इस टाइम में सबसे हॉटेस्ट वेदर होता है चेन्नई का. इस टाइम पे हॉटेस्ट वेदर होता है चेन्नई का, 42 43 45 48 इस टेंपरेचर पे जाता है. ह्यूमिडिटी अलग, उसमें 3-3 घंटा 4-4 घंटा मेहनत करना, वो भी 43 एज में आके. इट्स नॉट दैट इजी. तुम सोचो प्रैक्टिस सेशन में कितना वो 6 मारते होंगे, तब जाके फील्ड पे एग्जीक्यूट होता है. जब दिखता है ना उतना आसान नहीं होता. रातों रात कुछ नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है. रातों रात किसी को आज तक कुछ नहीं मिला है. रातों रात आज तक किसी को कुछ नहीं मिला. बैक एंड पे एफर्ट होता है, तभी आपको आप किसी नाम पे पहुंचते हो. समझे? आज अजिंक्य रहाणे का ये एग्जांपल ले लो, 2-3 सीजन से वो कभी आईपीएल में कभी चमका ही नहीं, है ना. आज उसका अलग से नाम लिया जा रहा है. वर्ल्ड कप फाइनल में, यहाँ पे जो टेस्ट मैच वाला होने वाला उसमें है. तो भाई उसने एफर्ट लगाया ना, मेहनत की, तब जाके आया. रातों रात कुछ नहीं आया. समझा? इसलिए बोलते हैं कि अगर जीवन में कुछ पाना है तो मेहनत से मत भागो. मेहनत से जो भागेगा उसको जीवन में कभी कुछ नहीं मिलेगा. क्या नहीं मिलेगा? जो वो सोचा था वो नहीं मिलेगा. हल्का फुल्का मिल जाएगा, लेकिन जो बड़ा गोल है वो कभी नहीं मिलेगा. समझ रहे बात को? तो गिव योर बेस्ट, मेहनत करो जितना कर सकते हो, निचोड़ दे अपनी बॉडी को. कितना थक सकते हो उतना थकाओ, और ये मत सोचो कि हम थक गए. चल क्वेश्चन क्या है? बस सर हम भी बड़े होकर टीचर बनेंगे, गजब मोटिवेट करते हो आप. अरे हम कहाँ मोटिवेशन, कोशिश करते हैं बस थोड़ा मोटिवेट कर दे आप लोग को. देखो यहाँ पे, हाँ, फॉर द cantilever beam shown in the figure, for the cantilever beam shown in the figure, determine the slope and deflection at free end using double integration method. तुम सोचो ना, मुझ जैसा इंसान जो आप लोग इतना मोटिवेट करता है, वो लास्ट 2 मंथ से डिप्रेशन में है. नाउ इमेजिन कि उसके बाद भी आपको मोटिवेट कर पा रहा हूं. देखिए आपके पीछे क्या है, मतलब ये वाला बोलो, ये अनअकैडमी की तरफ से आया था. इट इज रिलेटेड टू वॉच मिनट्स, समथिंग 1 मिलियन वॉच मिनट्स जब मेरा हुआ था उस समय ही आया था. एक मंथ में मेरा 1 मिलियन वॉच मिनट्स हुआ था, दैट टाइम उस समय ही आया था. ओके देखिए, तो ये आपको बीम दिया हुआ है, कैंटिलीवर बीम है, यूवी लगा. स्टैंडर्ड केस है, स्टैंडर्ड केस है. इसका स्लोप और डिफ्लेक्शन, क्या ये स्टैंडर्ड केस है? WL3/24 EI, WL पावर 4/30 EI. बोलो क्या यही आपका स्टैंडर्ड केस था? ठीक है. अब देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो फ्री एंड है वहां पे स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं. सबसे पहले एक सेक्शन लेंगे एट अ डिस्टेंस x, जहां से मेरे को बेंडिंग इक्वेशन लिखना इजी पड़े. ऐसा नहीं आप यहां से राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हो, बट फिर आपको पहले सपोर्ट रिएक्शन, लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हो, पहले आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालना पड़ेगा. सारे वैल्यूज यहाँ पे ट्रैपेजॉइडल लोडिंग निकला, बहुत कुछ है.
ठीक है। सो आई एम गोइंग लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट हम गए सेक्शन एच पे। मुझे इस सेक्शन पे बेंडिंग इक्वेशन लिखना है, मुझे इस सेक्शन पे क्या लिखना है, बेंडिंग इक्वेशन। सो व्हाट इज द बेंडिंग इक्वेशन एट द सेक्शन एक्स? वेरी इजी सर। देखिए आप यहाँ पे मेरा लोड इंटेंसिटी क्या होगा, व्हाट विल बी माय लोड इंटेंसिटी एट दिस सेक्शन। अगर मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूं जो मैंने लिया है इस वाले पार्ट में, तो L दूरी का हाइट W है, H दूरी पाइप क्या हो जाएगा W x y है, राइट। तो अगर मुझे बेंडिंग इक्वेशन लिखना है एट द सेक्शन x x, नथिंग बट राइट टू लेफ्ट मुझे बेंडिंग मोमेंट लिखना है। क्या होगा बेंडिंग मोमेंट, व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन x x? बताओगे सब लोग, व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन x x? बोलेंगे क्या होगा दोस्त? यूवीएल के कारण पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे, बेंडिंग मोमेंट निकालना पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे ड्यू टू यूवीएल, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, हाफ इनटू W x by L इनटू h, ऐसे निकाल दो ना यार, दिस इज द लोड। और ये कितने दूरी पे लग रहा है फ्रॉम द सेक्शन, ये कितने दूरी पे लग रहा है, x by 3। तो बेंडिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिर्फ यही है, राइट टू लेफ्ट जा रहे हो क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट टू लेफ्ट जा रहे हो क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या लिखोगे, हाफ इनटू W x by L इनटू h इनटू x by 3, दैट इज नथिंग बट माइनस W x क्यूब अपॉन 6L, यही होगा दोस्त। नाउ वी नो दैट फ्रॉम deflected curve equation, deflected curve equation, that is the equation of elastic curve। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि EI डबल डेरिवेटिव ऑफ डिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू h इज इक्वल टू m, यस और नो? क्या हम ये बात जानते हैं, क्या हम ये जानते हैं? तो दिस इंप्लाइज हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, EI d2y अपॉन dh2 इज इक्वल टू माइनस WH क्यूब बाई 6L। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, ये बना मेरा पहला इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक? यस। तो अब मेरे दोस्त समझोगे, ये डबल डेरिवेटिव हमको क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन करना है, यस और नो? व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द डबल इंटीग्रेशन। तो आपको डबल डेरिवेटिव इसको इंटीग्रेट करना है, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे डेफिनेट इंटीग्रल होगा या इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा? ये डेफिनेट इंटीग्रल है या इनडेफिनेट इंटीग्रल है? डेफिनेट इंटीग्रल वो होता है जब आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पता होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल वो होता है जब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं पता होता है। यस, तो यहां पे आपको कोई लिमिट थोड़ी पता है, ये आपका क्या, दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल। सो इंटीग्रेट वन ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए EI d2y by dh2 क्या बन जाएगा, EI dy by dx हो जाएगा, EI तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अगर dy by dx को डिफरेंशिएट करते तो d2y by dx2 बचता, तो d2y by dx2 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, dy by dx बनेगा, दिस इज इक्वल टू माइनस w by 6L कांस्टेंट हो जाएगा, h क्यूब का इंटीग्रेशन, h क्यूब का इंटीग्रेशन h का पावर 4/4। अब अगर इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, अगर एक इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। तो आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन कितने बार किया, आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन कितने बार किया, एक बार। क्या डबल इंटीग्रेशन है तो एक बार और करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेट 2 ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट 2 ऑन बोथ साइड्स, क्या बन जाएगा यार, EIY इज इक्वल टू, ये आपका कॉमन आ गया W by 24L, h का पावर 4 का इंटीग्रेशन, h का पावर 5/5, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन h आ जाएगा, प्लस एक और आपका कांस्टेंट आ जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। यहां तक किसी को कोई डाउट है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है, बोलो मेरे दोस्त, एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर? नहीं पक्का, श्योर श्योर, ओके। अब मेरे दोस्त ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसको कैसे निकालते हैं, ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है इसको कैसे निकालेंगे, यस, बाउंड्री कंडीशन से। बाउंड्री कंडीशन कैसे मिलेगा, बाउंड्री कंडीशन कैसे मिलेगा, बाय ड्राइंग द डिफ्लेक्टेड शेप। बाउंड्री कंडीशन आपको मिलेगा डिफ्लेक्टेड शेप बना के, दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप। क्या आपको ये मैग्नीट्यूड कुछ भी पता है क्या, यहाँ पे कुछ पता है, कहां पे आपका पॉइंट है जहां पे आपको डेफिनेट पता है कि स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा, कौन सा वो पॉइंट है जहां पे आपको डेफिनेट पता है कि स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा, या फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट पे स्लोप क्या होगा, फिक्स सपोर्ट पे स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, फिक्स सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो होगा, बन गया बाउंड्री कंडीशन। अब फिक्स सपोर्ट पे पहुंचने के लिए h का वैल्यू क्या होगा, फिक्स सपोर्ट पे पहुंचने के लिए h का वैल्यू क्या होगा, L होगा। देखो यहाँ पे यूज बाउंड्री कंडीशन, क्या बोल रहा है बाउंड्री कंडीशन, सबसे पहले मेरे को ये कांस्टेंट निकालना है, तो हम पहले लिख रहे हैं एट h इज इक्वल टू L dy by dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे दोस्त dy by dx आपका 0 है, यहां पे हो जाएगा माइनस w by 6L इंटू L का पावर 4/4 प्लस C1। तो यहां से मेरे दोस्त आपका C1 क्या हो गया, WL क्यूब डिवाइडेड बाई, इज इट क्लियर, इज दिस पॉइंट क्लियर, C1 बराबर हो गया WL क्यूब बाई 24। ये बात क्लियर है, C1 समझ में आ गया। तो पहले मैंने स्लोप का इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे दो अननोन्स थे, मैं पहला अननोन निकालना चाहता इसलिए पहले स्लोप को यूज कर दिया, ठीक है। दूसरा एट x इज इक्वल टू L y इज इक्वल टू 0,
तो पुट x इक्वल टू l, y इक्वल टू 0, तो 0 बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस w/24l इंटू l का पावर 5/5 प्लस c1 आपका है w/l3/24 इंटू l प्लस c2, यही होगा दोस्त। अब देखो यहाँ पे l ये हो गया l का पावर 4, ठीक है। c2 बराबर क्या हो गया wl का पावर 4/120 माइनस wl का पावर 4/24, बोलो मेरे दोस्त यही होगा क्या? यस, तो एलसीएम अगर आप लोगे तो ये हो गया 120 15 wl का पावर 4। तो अगर आप देखो वैल्यू क्या आ रहा है माइनस wl का पावर 4/30 आ रहा है क्या? बोलो मेरे दोस्त c2 बराबर माइनस wl का पावर 4/30 आ रहा है क्या? यार देखो इसमें मैं खुद क्यों कर रहा हूं, व्हाई आई एम डूइंग ऑल द मेथड्स, ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है। ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि भैया डबल इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि मुंह आगे खड़े होकर डबल इंटीग्रेशन पूछ जैसा तो पढ़ाई नहीं थे। यू शुड हैव दैट नॉलेज कि डबल इंटीग्रेशन होता कैसे। चलिए अब मेरे पास इक्वेशन क्या बना, ei dy/dx इज इक्वल टू माइनस w/6l इंटू x का पावर 4/4 प्लस c1 आपका कितना है wL3/24, और दूसरा इक्वेशन क्या बना ei इज इक्वल टू माइनस wL का पावर 4 w/24l इंटू x का पावर 5/5 प्लस wL3/24x माइनस wL का पावर 4/30। अब बोलो ये जब हम कर लिए तो हमको जिस पॉइंट पे बोलेगा स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए निकाल देंगे। इफ वी हैव दिस रिजल्ट, हमको जिस पॉइंट पे भी स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने बोलेगा, आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x, विल पुट द वैल्यू ऑफ x एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, यस और नो, बोलो मेरे दोस्त। आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन कहां निकालने बोला था? बी पे निकालने बोला था, फ्री एंड पे निकालने बोला था। फ्री एंड पे x का वैल्यू क्या होगा एट फ्री एंड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? 0 होगा। पुट करो वैल्यू 0 और चेक करो कि आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पुट करिए वैल्यू 0 और चेक करिए कि आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Yes. Put x equal to 0 for finding the slope and deflection at B and check whether it is matching with your standard result. Check whether it is matching with your standard result. हाँ बोलो भाई। अगर मैं बात कर रहा हूं स्लोप एट B, अगर मैं बात कर रहा हूं स्लोप एट B, सो दैट इज एट x बराबर क्या हो गया 0 हो गया, तो ei dy/dx दिस इज इक्वल टू, यू विल पुट x इज इक्वल टू 0, तो आपका वैल्यू क्या हो गया wL3/24 हो गया, wL3/24 हो गया, मतलब dy/dx क्या हो गया दोस्त, नथिंग बट wL3/24 ei, wL3/24 ei, यही आपका था। अगला हम निकाल रहे हैं डिफ्लेक्शन एट B, डिफ्लेक्शन एट B, so this is again x is equal to 0, ei is equal to, ei is equal to, देखिए यहाँ पे पुट x equal to 0 0 0, आपका वैल्यू क्या है माइनस w/4/30, l/4/30, तो यहाँ से आपका डिफ्लेक्शन एट B क्या हो गया माइनस w/4 डिवाइडेड बाई 30 ei। क्लियर है दोस्त, क्लियर है दोस्त, बोलोगे ये बात समझ में आया? अब प्लस और माइनस की वैलिडिटी देख ले, प्लस और माइनस की वैलिडिटी देख ले, प्लस और माइनस की वैलिडिटी देख ले। आपने जो सेक्शन लिया है, आपने जो सेक्शन लिया है वो लेफ्ट टू राइट लिया है, राइट टू लेफ्ट लिया है? आपने जो सेक्शन लिया है वो लेफ्ट टू राइट लिया है, राइट टू लेफ्ट लिया है? आपने राइट टू लेफ्ट लिया, तो इंक्रीजिंग डायरेक्शन ये हो गया, दिस इज योर इंक्रीजिंग डायरेक्शन, ठीक है। तो मेरे दोस्त इफ दिस इज योर इंक्रीजिंग डायरेक्शन, तो माइनस मतलब क्या हुआ, माइनस मतलब आपका डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड हो गया, यस डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड हो गया, स्लोप पॉजिटिव आया है, स्लोप पॉजिटिव का क्या मतलब है, आपका क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? इट विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, करके देख लो, बड़ा इजी है। स्लोप पॉजिटिव आया, एक लाइन ले लो इसमें पॉजिटिव स्लोप में, तो ये आपका क्या है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है? सिंपल है यार, ये प्लस एक्स प्लस वाई है, टेक द लाइन, इट विल बी क्लॉकवाइज। इतना बात, अभी तक मैंने कोई शेप नहीं बनाया, अभी मैं यहाँ पे कोई शेप बना के नहीं चेक करा रहा हूँ, अभी बस मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको विद द डाटा ये समझना है कि बी पे जो स्लोप होगा वो क्लॉकवाइज होगा और डिफ्लेक्शन जो बी पे होगा वो डाउनवर्ड होगा। अब जरा चेक किया जाए, दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप, यही आपका डिफ्लेक्टेड शेप था। लुक एट द स्लोप एट बी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। लुक एट द डिफ्लेक्शन एट बी, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो सर एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, यस और नो? एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, अब कुछ भी पढ़ लो सब इंटरलिंक है, कोई भी आप साइन कन्वेंशन पढ़ लो सब इंटरलिंक, ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ लो, कोई भी ऐसा हवा में साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ लो, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलोगे समझ में आ गया डबल इंटीग्रेशन कैसे होता है, साइन कन्वेंशन को कैसे यूज किया समझ में आ गया? बोलोगे सो दैट्स इट, डबल इंटीग्रेशन में इतना ही पढ़ना है। चलो ये नोट करेंगे, पहले नोट करेंगे वाला हो जाए तो डन कर देंगे, हो जाए तो डन कर देंगे। डन। तो यदि कभी किसी भी बीम यूडीएल होगा तो उसके लिए पहले इक्वेशन बनाएंगे, एकदम यूडीएल हो कुछ भी हो, अगर आपको डबल इंटीग्रेशन लगाना है, अगर आपको डबल इंटीग्रेशन यूज करना है तो आप ऐसे ही करोगे, यू टेक अ सेक्शन, यू राइट द बेंडिंग इक्वेशन, डबल इंटीग्रेट करते जाओगे, ठीक है। कल हम लोग करेंगे मकौले
और स्ट्रेन एनर्जी अपना कर रहे हो, स्ट्रेन एनर्जी को 2 घंटे 2.5 घंटा लगता है स्ट्रेन एनर्जी करने में, इट विल टेक अराउंड 2.5 आवर और 3 आवर्स, क्योंकि उसके क्वेश्चंस अच्छे खासे करेंगे हम लोग, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी से क्वेश्चंस आते हैं, सो विल डू क्वेश्चंस ऑन दैट। ठीक है, मकॉली 1 घंटे के लिए चलेगा, मकॉली का पार्ट, एंड स्ट्रेन एनर्जी आपका 1 घंटा कल आपका चलेगा। डन हो गया सबका? किसी का बाकी है अभी भी? किसी का बाकी है अभी भी? डन, चलिए ये नोट करेंगे। हम लोग आदत वही होगी, जब अभी जसपाल सर बोर्ड पे पढ़ाए, मजा ऐसे ही आता है। ठीक है, कोई बात नहीं। हो गया ये? हो गया ये? किसी का बाकी है अभी भी? किसी का बाकी है अभी भी? नहीं है, चलो बनाओ ये वाला, बनाओ ये वाला। सर इसमें इंट्रैक्शन ज्यादा अच्छा होता है। ओके, ठीक है, डोंट वरी।